कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में ये नेक्स्ट टॉपिक है सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स। सिंपली कनेक्टेड रीजन का डेफिनेशन होता है अ कर्व इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। अगर कोई कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं करता है, जैसे ये हमने एक कर्व लिया है जो आर मतलब रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व सी। इस कर्व सी के अंदर कोई रीजन है हमारा, तो ये कर्व कहीं पर भी अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। अ कर्व इज कॉल्ड मल्टीपल कर्व इफ इट क्रॉसेस इटसेल्फ। अगर कोई कर्व अपने आप को क्रॉस करता है या वो दो कर्व से, कोई रीजन आर है जो दो कर्व से मिलकर के अंदर बना हुआ है, या तो इस तरह हो कि एक कर्व जैसे रिंग शेप्ड रीजन इसको बोलते हैं, या फिर ऐसे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं R1 R2, तो ये मल्टीपल क्लोज्ड कर्व होते हैं। तो हमारे पास दो तरह के रीजन मिलेंगे, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व रीजन जो कर्व आपस में नहीं क्रॉस करते हैं उनसे बना होता है, और एक ऐसा होगा या तो दो कर्व से बना हुआ हो या फिर आपस में कर्व एक दूसरे को काट रहे हों, तो ये सिंपल और मल्टीपल कनेक्टेड रीजन होते हैं। अब जो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन होता है उसको हम सिंपल कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अ मल्टी कनेक्टेड रीजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल क्लोज्ड कर्व बाय टेकिंग एन इक्वल एंड अपोजिट पाथ। जैसे ये रीजन है, इसमें हमने एक ये कर्व C1 से बाउंड है, अंदर C2 कर्व है। अच्छा, कर्व की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको हम निगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो C1 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ C2 की क्लॉकवाइज है। अगर C2 हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा और क्लॉकवाइज जाएगा तो निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर क्या किया, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, अ मल्टी कनेक्टेड रीजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल क्लोज्ड कर्व बाय टेकिंग एन इक्वल एंड अपोजिट पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट पाथ बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व के बीच इक्वल अपोजिट, ये ऐसे समझो जैसे सड़क पे डिवाइडर होता है, तो यहाँ अलग अलग नहीं है, ये एक ही कर्व है। तो जैसे सड़क पे डिवाइडर बना होता है तो वो एक ही होता है, तो उसके एक तरफ हम ऐसे जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से वापस आ रहे होते हैं। तो ये A और B हमने ले लिया। अगर हम AB को पॉजिटिव मान रहे हैं तो BA निगेटिव AB हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा C है, जो टोटल कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, हम यहाँ से C1 से चले, कहीं से भी किसी पॉइंट यहाँ से हम C1 से चले ऐसे। अब चूँकि C1 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस में रहेगा। उसके बाद जब हम यहाँ आ गए, हम आ गए B पॉइंट पे, तो B पॉइंट से हम अंदर घुस गए तो हमने लिखा BA, और अभी भी ये चूँकि अंदर ही जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। उसके बाद जब हम A पर चलेंगे तो इधर तो डिवाइडर क्रॉस करके आएंगे नहीं हम, तो हम चलेंगे इस साइड में, और जब हम इस साइड में चलेंगे तो ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ होगा चूँकि C2 प्लस होता एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इस लाइन पर हम इस लाइन को यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इधर तो डिवाइडर मानो, डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी तरफ तो जाएंगे नहीं, तो डिवाइडर की सेम साइड में जो कट होता है वहाँ से हम मुड़ जाते हैं, और मुड़ के हम, ये हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई तो हमने इसे -C2 ले लिया, और फिर वापस हम घूम के A पॉइंट पे ही आ गए, यानी डिवाइडर के इस तरफ आ गए। अब AB हम गए तो प्लस AB हो गया, और वापस हम C1 पे चले आए। तो ये पूरा का पूरा कर्व C बना, यानी इसमें C1 पॉजिटिव इंक्लूड हुआ, BA इंक्लूड हुआ, C2 निगेटिवली इंक्लूड हुआ, और AB पॉजिटिवली इंक्लूड हुआ। यहाँ लिखा हुआ है हियर -C2 इज एंटी क्लॉकवाइज। अब AB और BA ये तो इक्वल और अपोजिट है, तो अगर हम AB को क्या लिखेंगे, -BA, या BA को -AB, तो यहाँ पर हमने AB की जगह -BA रख दिया, BA से BA कट गया तो हमारे पास C बचा C1 -C2। तो ये कर्व हमारा आ जाता है, और हमारा मल्टी कनेक्टेड रीजन जो है वो सिंपल कनेक्टेड रीजन में बच जाता है।
अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है कोशी इंटीग्रल थ्योरम। नाम से है, कोशी मैथमेटिशियन हुए हैं, उनके नाम से इंटीग्रल थ्योरम है और एग्ज़ाम में बहुत आता है ये। इसका प्रूफ भी आ जाता है, स्टेट एंड प्रूव कोशी इंटीग्रल थ्योरम, और एप्लीकेशन तो इसका बहुत ज़बरदस्त है ही। यहाँ पर स्टेटमेंट है इसका, इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन, अगर एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व सी, और फंक्शन एनालिटिक है और एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है इस रीजन के अंदर और इसकी बाउंड्री पर, विद इन एंड ऑन, ऑन का मतलब होता है बाउंड्री के ऊपर, विद इन का मतलब अंदर, विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, ये सी, देन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए इस रीजन में और एफ डैश जेड कंटिन्यूअस होना चाहिए इस रीजन में, तो इस कर्व के अंदर या इसकी बाउंड्री पर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं। लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाई अ क्लोज कर्व सी। अब चूंकि यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही रहना है। लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, देन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज u प्लस आई इंटीग्रल सी u प्लस आई वी, डी एक्स का डी जेड का वैल्यू होता है डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब यहाँ पर इसको हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, u के साथ dx आ गया, आई वी के साथ dx हो गया, u के साथ आई डी वाई आ गया और आई वी और आई डी वाई ने ये दे दिया आई स्क्वायर वी डी वाई। अब हमने इसमें जिनमें आई नहीं है उनको एक साथ ले लिया, यानी रियल पार्ट एक साथ ले लिया, जिनमें आई है उनको अलग ले लिया और हमारे दो कर्व बन गए, इंटीग्रल सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई और प्लस आयोटा इंटीग्रल सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। ये माइनस आया इस आई स्क्वायर की वजह से, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए ये माइनस वी डी वाई बच गया। ये हो गई इक्वेशन 1। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स, चूंकि एफ डैश जेड में हमें पहले से ही पता है कि 4 डेरिवेटिव आते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई। अब डेरिवेटिव कंटिन्यूअस का मतलब इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स रियल इमेजिनरी पार्ट्स के कंटिन्यूअस होंगे। एक हमने वेक्टर में पढ़ा था ग्रीन्स थ्योरम, तो उसमें स्टेटमेंट है उसका इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल आर, जो डी वाई का कोएफिशिएंट है उसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो डी एक्स का कोएफिशिएंट है उसे वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डबल इंटीग्रल आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो ये ग्रीन्स थ्योरम वेक्टर कैलकुलस में हम पढ़ते हैं, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब देखो इसका पहला पार्ट है इक्वेशन 1 का, ये यहाँ पर पहले की जगह देखो, इसको अगर हम लगाएं तो हमने पहले यहाँ पर लिया है डी वाई का कोएफिशिएंट n, यहाँ पर डी वाई का कोएफिशिएंट है माइनस वी, तो माइनस वी का डेरिवेटिव x के लिए फिर माइनस आएगा और dx का कोएफिशिएंट है u, तो u का डेरिवेटिव y के लिए। तो इस थ्योरम को अप्लाई करके पहले इंटीग्रल की वैल्यू आ गई डबल इंटीग्रल r माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स टी वाई। अब प्लस आयोटा, अब इसमें लगाएंगे तो डबल इंटीग्रल r, जो डी वाई का कोफिशिएंट है उसको x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई का कोफिशिएंट यहाँ u है तो डेल यू बाई डेल एक्स ले लिया और डी एक्स का कोफिशिएंट v है तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो ये हमने यूज़ किसको किया, ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ करके हमने इक्वेशन 1 के दोनों इंटीग्रल का वैल्यू लिख लिया। अब चूंकि फंक्शन एनालिटिक है तो यूजिंग सी आर इक्वेशंस डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये सी आर इक्वेशंस को हमने यहाँ यूज़ किया, तो हमने माइनस डेल वी बाई डेल एक्स की जगह तो रख दिया डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई को ऐसे ही रखा, डी एक्स डी वाई ऐसे ही रखा, प्लस आयोटा यहाँ हमने डेल यू बाई डेल एक्स को ऐसे ही रखा और डेल वी बाई डेल वाई की जगह रख दिया डेल यू बाई डेल एक्स, और ये दोनों कट गए और हमारा इंटीग्रल हो गया 0। तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ है कोशी इंटीग्रल थ्योरम का। अब इसी का एक एप्लीकेशन है, कोरोलरी बोलते हैं इसको, इसी पर बेस्ड है, एक्सटेंशन मतलब इसी का यूज़ करके हम एक थ्योरम बनाते हैं, कोरोलरी के नाम से इसे जानते हैं।
अब इसमें क्या किया है कि एक रीजन ले लिया R, इसके अंदर 2 पॉइंट ले लिए P और Q, ये रीजन के अंदर है। अब PQ को दो तरह से हमने जोड़ दिया, एक तो रास्ता बना दिया PAQ और एक रास्ता बनाया P से जाने का PBQ। तो हम ये बताएंगे कि इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो हमारा इंटीग्रेशन होगा फंक्शन का वो इक्वल आता है अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये कोरोलरी हुआ। इफ fz इज एनालिटिक इन अ रीजन कैपिटल R एंड P, Q आर 2 पॉइंट्स इन R, P और Q अंदर हैं, इसके बाउंड्री पे नहीं है, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स इन रीजन R, देन इंटीग्रल P टू Q, P से Q तक जाने का इंटीग्रल fz dz इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग P एंड Q एंड लाइंग एंटायरली इन R। इसने कहा है कि P से Q तक जाने का कोई भी रास्ता आप बनाएं तो उन सभी रास्तों के साथ इंटीग्रल इक्वल आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा और वो पॉइंट पूरी वो जो कर्व है वो पूरी तरह इस रीजन के अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। लेट PAQ एंड PBQ बी एनी 2 पाथ्स ज्वाइनिंग P एंड Q। अब 2 पाथ ले लिए P से Q तक के, एक PAQ एक PBQ बाई कोशीज थ्योरम। अब चूंकि फंक्शन एनालिटिक है तो कोशी थ्योरम यहाँ लग जाएगा। कोशी थ्योरम कहता है कि इंटीग्रल C fz dz इज 0। अब C क्या बना हमारा, C हमारा बनेगा PAQ QBP, यानी P से A के थ्रू गए Q पे और वापस आए P पर, तो PAQBP ये बना पूरा C क्लोज्ड कर, P से चले P पर आ गए। अब ये 0 के बराबर हुआ, लेकिन हमारा ये कर्व तो PAQ प्लस QBP है, हमने इसको दो अलग अलग लिख लिया, PAQ इंटीग्रल PAQ fz dz प्लस इंटीग्रल PBQ fz dz इज इक्वल टू 0। लेकिन जो QBP है ये तो इक्वल है माइनस PBQ के, बट QBP इज इक्वल टू माइनस PBQ, उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, QBP इज इक्वल टू माइनस PBQ। तो हमने यहाँ QBP की जगह माइनस रखा तो माइनस बाहर आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा PAQ fz dz माइनस PBQ fz dz इज इक्वल टू 0 और इसकी साइड चेंज कर दी तो इंटीग्रल PAQ fz dz इज इक्वल टू इंटीग्रल PBQ fz dz। तो हमें इस रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप P से Q A के थ्रू जाए या B के थ्रू जाए, आंसर हमारा सेम आएगा अगर ये कर्व रीजन के अंदर है और फंक्शन एनालिटिक है तो। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ कोशीज थ्योरम टू मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। अभी तक हमने जो कोशी थ्योरम पढ़ा है वो सिंपल कनेक्टेड रीजन में पढ़ा है, अब हम इसको मल्टीपल कनेक्टेड रीजन में पढ़ेंगे। मल्टी कनेक्टेड रीजन जैसे हमने बताया था, दो कर्व से बाउंड है, एक कर्व C1 है और एक कर्व C2 है, वही रास्ता AB ले लिया हमने, रीजन है ये अंदर वाला, ये रीजन है हमारा ये वाला, ये R के बराबर है, वही एक कट दे दिया A से B और B से A वापस, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। स्टेटमेंट है इफ fz इज एनालिटिक इन द रीजन R बिटवीन 2 सिंपल क्लोज कर्व C1 एंड C2। अगर फंक्शन इस रीजन में जो C1 और C2 से बाउंड है इस रीजन में एनालिटिक है, इसके बाहर और इसके अंदर यहाँ पर इन दोनों में ना हो, लेकिन विद इन दिस रीजन इफ fz इज एनालिटिक देन इंटीग्रल C1, तो C1 के अलोंग जो इंटीग्रल निकालेंगे fz dz का वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल C2 fz dz। तो अगर आप मल्टी कनेक्टेड रीजन में हैं और फंक्शन एनालिटिक है तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस कर्व के अलोंग इंटीग्रल निकाल रहे हैं, दोनों ही कर्व के अलोंग हमारा इंटीग्रल बराबर आएगा। तो इंटीग्रल C1 fz dz इज इक्वल टू इंटीग्रल C2 fz dz when integral along each curve is taken in anti clockwise direction। क्योंकि हम चलेंगे ही एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ लिख भी दिया है कि इंटीग्रल जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिया जाएगा। प्रूफ करते हैं। लेट कैपिटल R बी द रीजन बाउंडेड बाई 2 क्लोज्ड कर्व्स C1 एंड C2, join C1 एंड C2 बाई अ पाथ AB। C1 C2 को AB पाथ से हमने जोड़ दिया, तो हमारा C क्या बना, C हमारा हो गया C1। देखो यहाँ से अगर हम चलें ऐसे चलें तो C1 एंटी क्लॉकवाइज प्लस फिर AB से अंदर घुसे प्लस AB, C2 हमारा फिर कैसा हुआ उसको बाद में देखेंगे, C2 प्लस हो गया और प्लस BA, तो हमारा C की वैल्यू होगी C1
प्लस ए बी प्लस सी टू प्लस बी ए इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड एफ जेड इज एनालिटिक। देखो हमने इसमें सिंपल क्लोज की एक पहचान और भी है कि किसी पॉइंट से चलो और कर्व पे घूमते घूमते ना तो कर्व को कहीं क्रॉस किया और ना ही हमने पेन उठाया और हम उसी पॉइंट पे आ गए। देखो सी यहाँ से चलते 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 ऐसे घूमते हुए ए बी के थ्रू अंदर गए, सी टू से फिर ऐसे घूम गए, फिर ए बी ए से बाहर और फिर उसी पॉइंट पे बिना कर्व को क्रॉस करे और बिना पेन को उठाए आप यहाँ तक आ गए, जैसे एक पजल होती थी। तो ये सिंपल क्लोज कर्व में बन गया। अब चूंकि ये सी हमारा सिंपल क्लोज कर्व है, फंक्शन एनालिटिक है, तो बाई कोशी इंटीग्रल थ्योरम यहाँ पर कोशी इंटीग्रल थ्योरम लग जाएगा। इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ये क्यों लगा? क्योंकि हमारा फंक्शन बन गया, हमारा कर्व हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। और सिंपल क्लोज्ड कर्व होने का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल थ्योरम यहाँ पर लग जाएगा। तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज 0, सी का वैल्यू रख दिया C1 प्लस ए बी प्लस C2 प्लस बी ए, एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। लेकिन ए बी तो माइनस बी ए होता है और C2 क्लॉकवाइज है, तो हमने इनका वैल्यू रखा इंटीग्रल C1 प्लस ए बी माइनस C2 माइनस ए बी, एफ जेड डी जेड इज 0, ए बी से ए बी कट गया, C1 माइनस C2, और ये अलग अलग हम इसे लिख सकते हैं जैसे पिछली थ्योरम में किया था। तो इंटीग्रल C1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल C2 एफ जेड डी जेड। अगर ये समझ में ना आया हो तो एक लाइन यहाँ लिख लो, इंटीग्रल C1 एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रल C2 एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। इसके बाद में आप ये लाइन पे आ जाते हैं। तो ये एक्सटेंशन हुआ और यहाँ पर कोशी इंटीग्रल थ्योरम का काम खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला करेंगे और उसके बाद इनके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।